हाल ही में इजराइल ने अपने इंडिया की एम्बेसी में वाटर अटैचे नाम का एक पोस्ट क्रिएट किया है। तो चलिए जानते हैं क्या है वाटर अटैचे, क्या होता है अटैचे, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि जो इंडिया और इजराइल में कुछ मेजर एग्रीमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, इनके बीच में जो मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो क्या क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं एहतशाम, वेलकम टू एडुरेट्स। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये अटैचे न्यूज़ में क्यों है, वाटर अटैचे होता क्या है। तो वाटर अटैचे एक नया अटैचे क्रिएट किया गया है इजरायली एम्बेसी में, जो कि इंडिया की इजरायली एम्बेसी में से क्रिएट किया गया है। और यह मैंने आपको यहाँ पर एक न्यूज़ दिखाया है इकोनॉमिक टाइम्स का। तो 24 अक्टूबर को ये क्रिएट किया गया था। 25 अक्टूबर की न्यूज़पेपर में ये आया है कि इंडिया का जो इंडिया में जो इजराइल का एम्बेसी है वहाँ पे वाटर अटैचे क्रिएट किया गया है, और ये फ्रॉम जनवरी 2021 से जो है फंक्शनल होगा। तो चलिए जानते हैं अटैचे के बारे में। एक अटैचे होता क्या, व्हाट इज़ एन अटैचे। तो देखिए, एक अटैचे जो है एक ऑफिशियल होते हैं, एक जो है ऑफिसर होते हैं जो कि आइदर मेंबर ऑफ द सपोर्ट स्टाफ होते हैं एम्बेसी में। यानी अगर कोई एम्बेसी है, अगर मान लो कि इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के एम्बेसी में जो एम्बेसडर होगा उनका एक सपोर्ट स्टाफ होगा, या तो फिर जो है कोई और भी जो डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं उसके कोई हेड का सपोर्ट स्टाफ होगा। तो कह सकते हैं ये एक असिस्टेंट के तौर पे, या फिर कह सकते हैं डिप्टी एम्बेसडर के तौर पे काम करता है, या फिर डिप्टी हेड ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशन के तौर पे काम करते हैं, जो कि जिसको कि अटैचे नाम दिया गया है। तो ये अटैचे जो है कई तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, इट कैन बी फॉर मेनी पर्पसेस, बहुत सारे पर्पस के लिए भी हो सकते हैं। तो इजराइल ने अभी तक जो है हमारे यहाँ ऑलरेडी मिलिट्री अटैचे, साइंस अटैचे, हेल्थ अटैचे, इस तरह के अटैचे जो है ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए हुए हैं, और इनका जो है ऑलरेडी फंक्शंस चालू है। तो लेकिन अब जो एक नया अटैचे बनाया गया है, दैट इज़ द वाटर अटैचे, ये जो है फंक्शनल हो जाएगा फ्रॉम जनवरी 2021। तो जो इजराइल की एम्बेसी है दिल्ली में, यहाँ पे ये अटैचे बैठेगा, और यहाँ से जो है इस अटैचे का फंक्शन ये होगा कि जो उनके कंट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर में या फिर वाटर मैनेजमेंट में, ये सारे जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं और टेक्निकल नॉलेज है, ये सारा वो जो अटैचे है शेयर करेगा इंडिया के साथ। और साथ ही साथ एक और डेवलपमेंट हुआ है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। इजराइल जल्द ही एक ऑनरेरी कौंसल इन द नॉर्थ ईस्ट नॉमिनेट करेगा। दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक ऑनरेरी काउंसिल नॉमिनेट करेगा, जो कि उस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जो भी डेवलपमेंट का इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे। बट हाँ, अब हम लोग समझेंगे वाटर अटैचे के बारे में। जो वाटर अटैचे है वो एग्रीकल्चर अटैचे को ज्वाइन करेगा। तो चूँकि ऑलरेडी इंडिया इजराइल के बीच में एग्रीकल्चर अटैचे एग्जिस्ट करता है, एग्रीकल्चर अटैचे ऑलरेडी जो है इंडिया में जो इजराइल का एम्बेसी है वहाँ बैठते हैं। तो चूँकि ये बहुत सालों से है, उसी में जो वाटर अटैचे है वो ज्वाइन कर लेगा। तो चूँकि ऑलरेडी एग्रीकल्चर अटैचे इंडिया में है, तो वाटर अटैचे को काम करना में थोड़ी आसानी हो जाएगी, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें इन दोनों में बाइफर्केट भी हो जाएगा फंक्शंस जैसे। तो ये इट इज़ नॉट ऑफ आवर कंसर्न, हमारा कंसर्न नहीं है, ये इजराइल की गवर्नमेंट का कंसर्न है। बट हाँ, आप इसको जानना आपको ये है कि जो वाटर अटैचे हैं वो एग्रीकल्चर अटैचे में ही ज्वाइन कर लेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट था वाटर अटैचे के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि इंडिया और इजराइल के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स हैं या फिर जो भी कॉपरेशंस हैं वो क्या क्या हैं वो थोड़ा समझते हैं। तो चूँकि ऑलरेडी जो है इंडिया और इजराइल के बीच में एक स्ट्रेटजिक कॉपरेशन चल रहा है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, इजराइल एक भले ही बहुत ही सूखा जगह है, वहाँ पे पानी नहीं है, बट इट इज़ वेरी एडवांस्ड इन द इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ में इसका कोई टक्कर नहीं है पूरे वर्ल्ड में। इरिगेशन टेक्निक्स इनके पास इतने ज़्यादा एडवांस्ड हैं कि ये जो है रेगिस्तान में भी बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सारे फल उगा रहे हैं, और अपने फल जो है, अपने वेजिटेबल्स और अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है यूरोप को और दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो इजराइल इज़ नॉट अ काइंड ऑफ कंट्री जो कि मतलब अगर कम पानी है तो वहाँ पे वो उनसे हार मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो दूसरे को टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। तो ऑलरेडी एक स्ट्रेटजिक कॉपरेशन चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में है,
बिटवीन द बोथ द कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ व्हाट, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कुछ बात कर लेते हैं इंडिया इजराइल के टाइज के बारे में। इंडिया इजराइल इज़ अ लॉन्ग फ्रेंड एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब इंडिया और इजराइल फ्रेंड बने हैं। तो इंडिया इजराइल के बीच में डिफेंस और सिक्योरिटी के एरिया में तो कोऑपरेशन है ही। डिफेंस और सिक्योरिटी में हम लोग जो है इजराइल से कुछ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं और कुछ हम भी जो है कुछ डिफेंस इक्विपमेंट देते हैं इजराइल को। बट उसके अलावा हालांकि ये एक अलग चैप्टर है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाना है कि डिफेंस में कौन कौन सा डिफेंस इक्विपमेंट हम इजराइल से ख़रीदते हैं और कौन कौन सा डिफेंस इक्विपमेंट हम इजराइल को देते हैं। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल हमें डिस्कस करना है एग्रीकल्चर एंड वाटर के एरिया में। तो एग्रीकल्चर और वाटर दो ऐसे डाइवर्स एरिया हैं जिसमें कि दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और दोनों कंट्रीज़ बहुत सारे एग्रीमेंट्स और प्रोजेक्ट्स पर साइन किए हुए हैं एग्रीकल्चर और वाटर के एरियाज़ में। तो चलिए समझते हैं इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इजराइल का बेस्ट प्रैक्टिसेस है और जो वहाँ की बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है इरिगेशन के मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में, उसको इजराइल से इंडियन फार्मर्स तक पहुँचाना। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव था और इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला था इंडियन फार्मर्स को। 2008 में ही लॉन्च किया गया और ये जो प्रोजेक्ट है इजराइल में इसको माशव इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इजराइल में इस प्रोजेक्ट को कौन देख रहा है? माशव देख रहा है। एंड व्हाट इज़ माशव? माशव एक ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल का जो कि माशव देख लीजिए। माशव जो नाम है वो एक्चुअली में हिब्रू में है। हिब्रू इज़ दी इज़ द रीजनल लैंग्वेज और कह सकते हैं नेशनल लैंग्वेज ऑफ इजराइल। वहाँ का नेशनल लैंग्वेज है हिब्रू। वहाँ के लोग हिब्रू में ही बात करते हैं। तो माशव इसका हिब्रू नाम है। अगर इसका ट्रांसलेशन करें हम इंग्लिश में तो इसे कहा जाएगा इजराइल्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। तो ये जो एजेंसी है माशव यही देख रही है इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को और इसे 1957 में ही लॉन्च कर दिया गया था माशव को, ना कि इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को। ये तो 2008 में लॉन्च हुआ था। बट जो माशव है दैट इज़ एन इजरायली ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1957 में ही लॉन्च किया गया था, बनाया गया था ताकि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको शेयर कर सके दूसरे डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ। आप समझ सकते हैं कि जो इजराइल है 1947 में आज़ाद हुआ एंड जस्ट आफ्टर 10 ईयर्स इसने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर करे। जस्ट थिंक ऑफ द इजराइल्स एडवांसमेंट एंड द एडवांस थॉट्स। तो ये जो है कह सकते हैं कि इजराइल की सोच ही है जिसने इसको इतना आगे बढ़ाया है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस, देखिए इजराइल के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट साइन हुआ था एग्रीकल्चर का, उसमें ये भी बात हुई थी कि सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस इस्टेब्लिश किए जाएंगे इंडियन स्टेट्स में। तो अभी तक 29 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं जिससे कि 1.5 लाख फार्मर्स को जिसमें ट्रेन किया जा चुका है, ट्रेनिंग दिया जा चुका है 1.5 लाख फार्मर्स को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और जो है इस तरह के दिखते हैं सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस। आप देख सकते हैं एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस है। इस सेंटर ऑफ एक्सलेंस में बहुत सारे जो एरियाज़ हैं जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिटी या फिर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी या फिर वाटर इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हॉर्टिकल्चर में इसके लिए जो है फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है कि फ्रूट्स का प्रोडक्शन या वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों में क्रॉप को डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या फिर जो वाटर की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए इंडियन फार्मर्स को इन सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस में ट्रेनिंग दी जाती है। और आप देख सकते हैं कि इन जो सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस होता है इसमें इस तरह के ग्रीन हाउस फार्मिंग भी होती है, साथ ही साथ ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, इस तरह के चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं और इसमें किसानों को ट्रेन भी किया जाता है ताकि वो इस तरह की चीज़ें अपने खेतों में अप्लाई कर सकें। तो ये सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस जो है बहुत काम का है हमारे देश के किसानों के लिए और इसलिए जो है ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही कह सकते हैं एक हिट प्रोजेक्ट है हमारे और इजराइल के बीच में। और एक चीज़ और समझ लें आप कि जो कुछ जो क्रॉप्स हैं जो इंक्लूड किया गया है इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में, वो मैंगो हैं, पोमेग्रेनेट हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, मतलब जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि ऑरेंज वगैरह वो हैं, डेट पाम दैट मीन्स खजूर,
सब्जियां, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स एंड बीज कीपिंग, मधुमक्खी का जो पालन होता है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह के जो भी क्रॉप्स हैं उनको रखा गया है इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में, ताकि इसमें जो है इंडिया और एडवांसमेंट कर सके और इंडिया इजराइल से कुछ सीख सके। कुछ अचीवमेंट्स की बात कर लें तो इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ अचीवमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का मैंगो ऑर्चार्ड्स, या फिर हरियाणा का चेरी टोमेटोज ग्रोइंग, या फिर बहुत सारे नए इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ का जो है इंडिया में कह सकते हैं आगमन हुआ है बिकॉज ऑफ इजराइल। इजराइल ने बहुत सारी इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में लाया है, जिसकी हेल्प से अगर हमारे यहाँ पानी कम भी है तो हम अपने क्रॉप्स को इरिगेट कर सकते हैं, उसकी सिंचाई कर सकते हैं, एंड देन हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इजराइल के साथ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के साथ साथ हम लोगों ने यानी इंडिया और इजराइल ने वाटर कोऑपरेशन भी साइन किया है। तो इंडिया और इजराइल का एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वाटर मैनेजमेंट में, और इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस भी इसलिए है बिकॉज इंडिया जो है एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। इंडिया में पानी की कमी है, और पानी की कमी इतनी है दैट इंडिया की जो एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी होती है पानी की वो लेस देन 1500 क्यूबिक मीटर्स है। एक आइडियल जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो होनी चाहिए वो 1500 क्यूबिक मीटर्स होनी चाहिए, 1500 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए किसी भी कंट्री के लिए। बट यहाँ इंडिया में जो है ये 1500 क्यूबिक मीटर से भी कम है, और करीब करीब इंडिया में 78% फ्रेश वाटर का ही यूज़ करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के लिए। तो जो पानी हमने अंडरग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट किया उसी का डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर लेते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जो कि सही नहीं है। साथ ही साथ इजराइल की अगर बात करें हम तो इजराइल एक एक्सट्रीम वाटर स्कार्स कंट्री है जहाँ की पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे पानी 200 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कहाँ हमारा 1500, 1400 या 1300 है और कहाँ इजराइल के पास मात्र 200 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है। फिर भी जो है इजराइल कंट्री जो है हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो यूरोप को एक्सपोर्ट करता है और साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करता है। तो सोच सकते हैं इतना कम पानी होने के बावजूद वो एग्रीकल्चर के फील्ड में ना सिर्फ अपने देश के लिए सब्जियां, फल या फिर जो है अनाज उगाता है, बल्कि दूसरे भी कंट्रीज़ में जैसे यूरोप में या फिर दूसरे और कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें जैसे फल या फिर सब्जियां, इस तरह की चीज़ों को या फिर फ्लावर्स, इस तरह की चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। तो इससे हमें इजराइल की कैपेबिलिटी के बारे में मालूम चलता है। और ये जो कंट्री है इजराइल, ये ऑलरेडी फेमस है इनोवेशंस इन वाटर मैनेजमेंट में जो इजराइल का इनोवेशंस है लाइक ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ अर्बन वेस्ट वाटर फॉर यूजिंग इन एग्रीकल्चर। इन चीज़ों में तो इजराइल बहुत आगे और इनके लिए फेमस है। वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि जो पानी का सी वाटर का जो डिसलाइनेशन होता है उसको वो लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो समुद्र के पानी है उसको पहले डिसलाइन करते हैं और उसको फिर पीने के लिए रखते हैं या फिर पीते हैं। और साथ ही साथ जो अर्बन वेस्ट वाटर होता है, दैट मीन्स अर्बन सीवेज हो गया, वहाँ से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको वो रिसाइकिल करके उसको रीयूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। तो वहाँ पे पानी का कोई वेस्टेज नहीं है, हर पानी का एक रिसाइकिल प्रोसेस के थ्रू यूज़ हो जाता है, जिस वजह से इजराइल आगे बढ़ रहा है। आप समझ सकते हैं इस पॉइंट से ही कि जो 60% ऑफ इरिगेशन वाटर इजराइल का है, इजराइल का 60% ऑफ इरिगेशन वाटर कहाँ से आता है? रिसाइकिल वाटर से और ब्रैकिश वाटर से आता है। हमने पहले ही बताया था कि हमारा 78% जो वाटर है जो फ्रेश वाटर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन इजराइल का 62% जो इरिगेशन वाटर है वो उसका रिसाइकिल पानी से आता है या फिर ब्रैकिश पानी से लेते हैं वो लोग। तो यहाँ पे वो ये फ़र्क है हम में और उनमें, जिस वजह से इजराइल काफ़ी आगे जा रहा है। एक पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये पिक बहुत फेमस हुई थी। एक्चुअली में ये इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और इंडिया के पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी एक कार को ड्राइव कर रहे हैं। ये कार एक्चुअली में एक डिसलाइनाइजेशन प्लांट है। तो ये कार करती क्या है? ये कार जो है समुद्र के पानी को लेती है, यहीं पे डिसलाइन करती है और पानी को फिर स्टोर करके जहाँ पहुँचाना है पहुँचा भी देती है।
तो इस कार को बेंजामिन नेतन्याहू ने दिखाया था पीएम मोदी को, और पीएम मोदी इसे देखकर बहुत ही कह सकते हैं अट्रैक्ट हुए थे, आश्चर्यचकित हुए थे। हालांकि इजराइल की हेल्प से ही हमारे यहाँ चेन्नई में जो है डिसलाइनेशन प्लांट चल रहा है, जहाँ कि हम समुद्र की पानी को डिसलाइन करके पीने के यूज़ में लाते हैं और दूसरे यूजेस में भी हम लोग लाते हैं। तो वहाँ भी जो है हम लोगों ने इजराइल का ही हेल्प लिया है डिसलाइनेशन प्लांट को इस्टेब्लिश करने में और उसको ऑपरेट करने में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट। तो हाल ही में अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने और इजराइल की सरकार ने एक डील साइन किया है जिसका नाम है प्लान ऑफ कोऑपरेशन। तो ये जो प्लान ऑफ कोऑपरेशन है, ये एक जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि बुंदेलखंड रीजन में वाटर जो क्राइसिस जो है उसको ख़त्म किया जा सके। आप जानते ही हैं कि जो बुंदेलखंड रीजन है वो देश का सबसे ज़्यादा वाटर स्कार्स रीजन है। यहाँ पे आए दिन आप सुनते रहते हैं कि किसानों ने आत्महत्या कर ली या फिर सुखाड़ आ गया। तो इस रीजन में जो वाटर की स्कैर्सिटी है उसको ख़त्म करने के लिए उत्तर प्रदेश ने इजराइल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। और इस प्रोजेक्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं। वाटर कंजर्वेशन यानी पानी को कंजर्व करना, पानी को बचाना है। वाटर इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, वाटर को यहाँ से वहाँ ले जाना है तो उसको इफिशिएंटली कैसे हम ट्रांसपोर्ट करें। एंड एडवांस्ड वाटर प्रैक्टिसेस फॉर एग्रीकल्चर में जो पानी को बचाते हुए कैसे इरिगेशन किया जाए उस पर भी ध्यान है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो इजरायली अटैचे है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए भी और इजराइल के लिए भी। तो चलिए इसी नोट के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।